नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में राज क्लासेज में राज सर द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम जिस जिले को लेकर चर्चा कर रहे थे उस जिले का नाम है जोधपुर। क्योंकि जोधपुर की ऑलरेडी अपन 4 क्लास पढ़ चुके हैं। इसका भूगोल पढ़ लिया, कल्चर पढ़ लिया। किसकी चर्चा करें बेटा? इतिहास इतिहास की चर्चा करें। किसकी? इतिहास को लेकर चर्चा में है। किसको लेकर बेटा? इतिहास को लेकर थोड़ा सा चर्चा में है। तो चलते हैं बेटा इतिहास को लेकर। इतिहास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था आप सभी को पता हो बेटा। तो इतिहास में हम इससे पहले जो बात कर चुके हैं इतिहास के पन्नों की, वो राव जोधा तक कर चुके हैं। राव रणमल और राव जोधा तक कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ जिस जिले को लेकर अपन चर्चा में है। जिले का नाम है दोस्तों जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। इसको लेकर पढ़ते थे हमने। इससे पहले दोस्तों राव जोधा के बारे में पढ़ा कि राव और जोधा कुमार के बीच में हंससभा ने एक संधि करवाई थी, अवल बाउल की संधि। उसके बाद बेटा मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। बबूल का पेड़ और आंवला का पेड़ यहाँ तक की सीमा को मान दिया गया। इसके बाद दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ को लेके कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन फिर बात आ जाए कि राव जोधा के बाद जो आपके मारवाड़ में जो शासन किया वो शासन किसने किया? तो दोस्तों उसी को लेकर बात कर लेते हैं कि जोधा के बाद जो राजा बना यहाँ का वो बना राव सातल देव। कौन बना दोस्तों? राव सातल देव। अब देखो राव सातल देव जो हैं इसका क्या क्या बातें हैं और क्या क्या नहीं है तो जानते हैं बेटा। इसकी क्या बातें हैं राव सातल देव की? दोस्तों आपको पता हो तो राव सातल देव के समय एक जोधपुर में उत्सव होता है, गुड़ला महोत्सव या गुड़ला त्योहार। मल्लू खां का सेनापति था दोस्तों। कौन है दोस्तों? मल्लू खां का जो सेनापति था गुड़ला खां। गुड़ला खां आपके मारवाड़ से पिपाड़ गांव से, कहां से दोस्तों? मारवाड़ के पिपाड़ गांव से 141 कन्याएं। कितनी कन्याएं दोस्तों? 141 कन्याएं व्रत कर रही थी। और व्रत के दिन दोस्तों ये गुड़ला खां उन कन्याओं को यहां से उठाकर अजमेर ले जाता है। तो दोस्तों ये राव सातल जो देव हैं ये उन कन्याओं को छुड़ाने जाते हैं और कन्याओं को वहां से छुड़ा कर लाते हैं। और याद रखना दोस्तों गुड़ला खां का शीश भी काट कर अपने साथ लाते हैं। इसी कारण दोस्तों गुड़ला उत्सव मनाया जाता है जो शीतला अष्टमी से गणगौर तक चलता है। कहां से कहां तक दोस्तों? शीतला अष्टमी से गणगौर तक ये उत्सव मनाया जाता है। तो किसके बातें हैं दोस्तों? ये है आपके सातल देव की बात। तो दोस्तों कर लेता हूं थोड़ी सी सातल देव की बात। देखो दोस्तों कौन सा राजा पढ़ेंगे आज? राव सातल। दोस्तों जो राव सातल का शासन काल रहा वो 1489 से 1492 रहा। ये क्या है बेटा? इसका शासन काल है। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों ये कौन था? तो याद रखना दोस्तों राव जोधा का पुत्र था। राव जोधा का क्या था दोस्तों? ये पुत्र था। सबसे पहले बात याद रखिए। अब राव जोधा का पुत्र था तो मैंने दोस्तों इसके बारे में अभी भी कहानी बताई कि क्या कहानी थी। तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा क्या बातें हैं। देखो दोस्तों राव जोधा का पुत्र था बेटा जो अजमेर का कौन था? ध्यान देना बेटा। अजमेर का, अजमेर के हाकिम, अजमेर के हाकिम मल्लू खां। मल्लू खां के कौन थे बेटा? सेनापति। मल्लू खां के सेनापति, ध्यान देना बेटा अच्छे से, है ना। सेनापति गुड़ला खां था। गुड़ला खां ने, ये घटना कब हुई थी दोस्तों? 1492 में। गुड़ला खां ने 1492 ईस्वी में एक गांव पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है पिपाड़। कौन सा गांव बेटा? पिपाड़ के पास है बेटा। पिपाड़ के पास तीज का क्या कर रहे थे बेटा? व्रत कर रही 141 कन्याओं को, 141 कन्याओं का क्या कर लिया बेटा? कन्याओं का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया, कर लिया साहब। तो दोस्तों आपके राव सातल ने क्या किया? राव सातल
इन राव सातल इन कन्याओं को छुड़ा कर लाया, छुड़ा कर लाया। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, गुडला खां का शीश काट कर लाया और मारवाड़ में घुमाया। शीश भी काटा दोस्तों, मारवाड़ में क्या किया, घुमाया। इसी कारण बेटा इस मारवाड़ में याद रखना गुडला त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गुडला त्योहार। कहां से कहां तक याद रखना दोस्तों, शीतला अष्टमी से कहां तक बढ़ता है, ये गणगौर तक ये उत्सव मनाया जाता है और त्योहार मनाया जाता है। और ये कहानी किसकी है, ये है राव सातल में। राव सातल की ये कहानी है, किसकी कहानी है दोस्तों, राव सातल की कहानी। राव सातल के समय बेटा क्या हुआ, तो आप सभी को मैंने बताया कि अजमेर का क्या था, हाकिम मल्लू खान के सेनापति, हाकिम मल्लू खान के सेनापति कौन थे बेटा, गुडला खां थे। गुडला खां ने क्या किया बेटा, 1492 में पिपाड़ के पास एक पिपाड़ गांव है बेटा, इस गांव के पास तीज का व्रत कर रही 141 कन्याओं का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। तो दोस्तों मारवाड़ के जिन बेटियों का अपहरण किया गया वो एक मुराद लेकर किसके पास पहुंचते हैं, राव सातल के पास। और राव सातल इनको सांत्वना देते हुए दोस्तों इनसे कहता है कि बिल्कुल मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन आपकी कन्या जरूर आपके मारवाड़ आपके घर वापस आएगी। दोस्तों ऐसा करने पर दोस्तों ये खुद जाता है राव सातल, इन कन्याओं को छुड़ा कर लाया, गुडला खां का शीश काट कर लाया और मारवाड़ में घुमाया। गुडला खां त्योहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी के गणगौर पर। आपको पता होता है कि मटके में छिद्र कर दिए जाते हैं, छिद्र करने के बाद दोस्तों गुडला उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है। ये कहानी यहाँ की। फिर कृष्णदेव बेटा के इसके बाद राजा कौन बना मारवाड़ का, किसके बाद सातल के बाद जो राजा बना बेटा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसके बाद दोस्तों जो मारवाड़ का जो राजा बनता है वो बनता है आपका राव सूजा। कौन बनता है दोस्तों, राव सूजा। अब राव सूजा का तो कोई इतना खास योगदान नहीं था, लेकिन फिर भी राव सूजा का सन या कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 1492 से इसका जो कार्यकाल था वो 1515 ईस्वी तक था। कहाँ से कहाँ तक था बेटा, 1515 ईस्वी तक था। इतना कोई खास नहीं है। एक बात और याद रखिए कि दोस्तों ये कौन थे, ये भी राव जोधा के पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र थे कौन, राव सूजा। बहुत सी बार दोस्तों बहुत सी किताबों में ये भी लिखा आता है राव सातल को लेके कि जब ये इन कन्याओं को छुड़ाने गया था तो कन्याओं को तो छुड़ा लिया था, लेकिन खुद क्या हो गया दोस्तों इस युद्ध में मारे गए। ये भी फैक्ट आता है दोस्तों लिखा हुआ, तो दोनों बातें आप थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा मैंने और जाना बेटा कि राव सूजा है, जो राव सूजा का जो कार्यकाल रहा 1492 से 1515 तक, सुना जाए कि किसका पुत्र था, तो ये भी जोधा का पुत्र था और राव सातल भी किसका पुत्र है, जोधा का पुत्र है। दोनों बातें क्लियर बेटा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों मारवाड़ का राव गंगा। राव गंगा को बेटा कौन नहीं जानता, अरे मालदेव का पिता। कौन था दोस्तों, मालदेव का पिता। तो राव गंगा ने दोस्तों शासन किया, वो किया 1515 ईस्वी से 1531 तक, 31 ईस्वी तक इसने क्या किया दोस्तों, शासन किया। किसने, राव गंगा ने। अब कुछ सुना जाए दोस्तों कोई राव गंगा का ने किया क्या, वास्तव में क्या क्या बातें हुई, तो आप सभी को बताएं दोस्तों। एक खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। उसमें बेटा आपके राणा सांगा ने एक प्रथा चलाई थी जिसको फाती परवन प्रथा के नाम से जाना गया। यानी सभी हिंदू राजाओं को एक निमंत्रण दिया था कि आकर इस युद्ध में क्या कीजिए, मेरा साथ दीजिए। तो दोस्तों जो मारवाड़ की तरफ से भाग लिया था जिस राजा ने ये योगदान दिया था इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, वो योगदान किसने दिया था, राव गंगा ने। दोस्तों राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ खानवा के मैदान पर भेजा था।
कितने सैनिकों के साथ? 4000 सैनिकों के साथ। और उस सैनिकों का जो नेतृत्व किया वो राव गांगा के पुत्र मालदेव ने किया। किसने किया बेटा? मालदेव ने किया। ये बात पढ़ते हैं अपन मेवाड़ में। जब मेवाड़ का राजा कौन था बेटा? कौन था? राणा सांगा, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, है ना। तो उसका साथ देने गया था बेटा। जब बाबर हिंदुस्तान आया था तो उसका साथ देने गए थे बेटा ये, है ना। तो कितने सैनिक भेजे थे इन्होंने? 4000। तो इसके अलावा कुछ युद्ध भी होता है बेटा। सेवकी का युद्ध है जो नागौर में होता है, उसके बारे में थोड़ा सा साथ में पढ़ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर 17 मार्च 1527 को 27 ईस्वी में खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। क्या दिया बेटा? साथ दिया, साथ दिया। कितने सैनिक भेजे बेटा? 4000 सैनिक भेजे। नेतृत्व किसने किया बेटा इसका? खुद राणा, सॉरी ये नहीं कहते बेटा, याद रखना, राव गांगा नहीं कहते, अपने पुत्र को भेजा था। नेतृत्व करने वाला है बेटा मालदेव। कौन था? मालदेव ने बेटा क्या किया? इस युद्ध का नेतृत्व किया। इन सैनिकों का क्या किया बेटा? नेतृत्व किया। फिर एक युद्ध आता है जिसको राव गांगा द्वारा किया गया था, उसके बारे में लिख देता हूं। उस युद्ध का नाम है बेटा सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध आजकल ऐसे ही पेपर में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेवकी का युद्ध हुआ था दोस्तों, 2 फैक्ट आते हैं। बहुत से 29 बोलते हैं तो बहुत से 30 बोलते हैं। 1529 या 1530 में सेवकी का युद्ध हुआ था। नागौर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? नागौर में होता है ना। कहाँ होता है दोस्तों? नागौर में होता है। किस किस के मध्य हुआ थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो दोस्तों बेटा नागौर का दौलत खां था। कहाँ का था बेटा? नागौर का दौलत खां। इधर अपन मारवाड़ का कौन सा बेटा? मारवाड़ का था राव गांगा। राव गांगा था। कहाँ का बेटा? मारवाड़ का राव गांगा था, है ना। तो देखो बेटा इसकी क्या हो जाती है? दौलत खां के तो इस युद्ध में हार हो जाती है। और अपने राणा गांगा क्या हो जाते हैं बेटा? विजय हो जाते हैं। लेकिन जैसे इस युद्ध के बाद कंडीशन क्या होती है बेटा कि मालदेव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और मालदेव क्या करता है बेटा? इस गद्दी के लिए, राज तिलक के लिए, अपने मारवाड़ में शासन करने के लिए अरे अपने पिता की ही क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मालदेव ने राव गांगा की हत्या किस युद्ध से पहले की थी? तो याद रखना किस युद्ध के बाद की थी? तो सेवकी का युद्ध हुआ था बेटा। कब हुआ था? दौलत खां हार गए थे और राणा गांगा क्या हुई बेटा? इसमें विजय हुई है। विजय होने के बाद बेटा कंडीशन क्या होती है कि मालदेव, कौन बेटा? मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी। राव गांगा की हत्या कर दी। क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। इसी कारण दोस्तों आपको सभी को पता है कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव को। क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं बेटा? मालदेव को। दोस्तों हमने क्या जाना कि राव, इसके बाद कौन आता है? राव सातल के बाद राव सूजा आता है, जिसका शासनकाल 1492 से 1515 ईस्वी तक था। राव जोधा के कहते बेटा ये पुत्र थे। किसके? राव जोधा के। फिर आता है राव गांगा, इसका शासनकाल 1515 से 1531 ईस्वी तक रहा। इनका यही योगदान है बेटा। इन्होंने 17 मार्च 1527 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था खानवा का युद्ध। अरे खानवा के युद्ध में बेटा राव सांगा का क्या दिया इन्होंने बेटा? साथ दिया। जो खानवा का युद्ध हुआ था बेटा वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें याद रखना बेटा बाबर ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान में तोपों का प्रयोग किया था। किसका बेटा? तोप का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो बेटा 4000 सैनिक भेजे थे। कितने हजार बेटा? 4000 सैनिक भेजे। नेतृत्व किसने किया था? मालदेव ने। किसने किया बेटा? मालदेव ने, है ना। यह खुद नहीं आए थे, कौन आए थे? मालदेव। तो फिर एक सेवकी का युद्ध होता है जो कब होता है? 1529 या 30 में। कहाँ होता है बेटा? नागौर में होता है। कहाँ होता है? नागौर में होता है। इसमें कौन कौन थे बेटा? दौलत खां था और एक तरफ कौन था? आपका राव गांगा, जो विजय हुआ। इस युद्ध के बाद क्या होता है बेटा कि मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो अब हत्या कर दी तो मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। किसके बारे में पढ़ना है? मालदेव के बारे में। अरे बहुत ही खतरनाक वाले राजा थे, है ना, समझना बेटा दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ। देखिए इतना खतरनाक है कि 52 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। कितने युद्धों के दोस्तों? 52 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। इनके पिताजी के समय, परगना का मतलब होता है बेटा क्षेत्र, इनके पिताजी के समय मारवाड़ के पास सिर्फ 2 परगने थे। कितने? 2। राव गांगा के समय बेटा कितने परगने थे? 2 परगने थे। लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार इतने खतरनाक तरीके से किया बेटा कि 58 परगने जीत ले। कितने परगने? 58 परगने जीत ले। अरे अपनों को भी नहीं बख्शा मालदेव ने, अपने पड़ोसियों को भी नहीं बख्शा। सारा क्षेत्र किसमें मिला लिया? मारवाड़ में मिला लिया। और इन्हीं के काल में सर्वाधिक क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों मारवाड़ में। अगर क्वेश्चन आ जाएगा सर्वाधिक क्षेत्र किसने मारवाड़ का स्थापित किया था? अरे उसका नाम मालदेव था, जिसको इतिहास के पन्नों में सबसे ज़्यादा उपाधि मिली है बेटा। और दूसरी बात, उपाधि तो राणा कुंभा को भी खूब मिली है, लेकिन इनकी उपाधियाँ भी कम नहीं है। तो दूसरी बात क्या है बेटा? 52 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। उसका रीजन यही था कि इनके पास कुछ सेनापति थे, 2 सेनापति थे, जेता और कुपा। सारी बहादुरी का खेल बेटा जेता और कुपा था, राव मालदेव नहीं था। अरे इस मालदेव को तो मात्र 52 युद्धों का विजेता माना जाता है, परंतु याद रखना दोस्तों, अरे जेता और कुपा को तो 99 युद्ध का विजेता माना जाता है। जेता कुपा को कितने युद्ध का विजेता माना जाता है बेटा? 99 युद्ध का विजेता माना जाता है। तो मालदेव तो कितने युद्ध का विजेता बना? 52 का। लेकिन जेता कुपा को मैं क्या करता हूं दोस्तों? सलामी देता हूं। देखिए दोस्तों ध्यान देना, क्या कहना चाहूंगा किसके बारे में? राव मालदेव के बारे में। तो हेडिंग लगा देता हूं, राव मालदेव जहांफना। देखिए बेटा राव मालदेव के बारे में देखिए, सबसे पहले बात आ जाए कि राव मालदेव कब से कब राजा बने। तो दोस्तों इन्होंने 31 साल या 31 वर्ष शासन किया था, यानी 1531 में, 1531 से लेकर बेटा कहां तक शासन किया? 1562 तक दोस्तों इन्होंने क्या किया? 62 तक शासन किया। कौन सी भूमि पे? अरे मारवाड़ की भूमि पे। आगे लिख देता हूं बेटा, क्या लिख देता हूं कि राव गांगा का पुत्र था। राव गांगा का क्या था बेटा? ये राव गांगा का पुत्र था। दूसरी बात, अरे मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी था। मारवाड़ का क्या था बेटा? पूछ लिया जाए तो याद रखना, प्रथम पितृहंता। कहते बेटा मारवाड़ का प्रथम ये पितृहंता था। अब पितृहंता किसे कहते हैं? जो अपने पिता की क्या कर दे बेटा? हत्या कर दे, अपने बाप को मार दे, ऐसा व्यक्ति पितृहंता कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए बेटा, इस मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था, क्या होता बेटा? राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक हुआ था बेटा आपका सोजतपाली में। कहाँ हुआ था? सोजतपाली में। और आप सभी को पता है बेटा, सॉरी वर्तमान सोजतपाली में, वर्तमान में बिल्कुल सोजतपाली में हुआ था, ये याद रखना है। और सोजत की मेहंदी तो विश्व भर में आपको पता है तो प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है बेटा। गिनीज ऑफ बुक में दर्ज है आपके कौन? अरे सोजत की मेहंदी। याद रखना किसमें दर्ज है? गिनीज ऑफ बुक में आपके सोजत की मेहंदी क्या है बेटा? दर्ज है। तो राज्य अभिषेक कहाँ तो होता है? सोजतपाली में होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा, इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा, इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्या जाता है कि राणा उदय सिंह ने बेटा, किसने? राणा उदय सिंह। बेटा ये उदय सिंह है मेवाड़ का है, राणा सांगा का पुत्र है बेटा उदय सिंह, है ना। राणा उदय सिंह ने मालदेव को, किसको बेटा? मालदेव को एक हाथी भेंट किया था बेटा। क्या किया था? हाथी भेंट किया था, जिसका नाम है बेटा बसंत राय नामक हाथी। कौन सा बेटा? बसंत राय नामक हाथी भेंट किया। क्वेश्चन आ जाए कि बसंत राय नामक हाथी किसने भेंट किया था मालदेव को? तो याद रखना बेटा मेवाड़ का शासक, अरे राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, अमर सिंह के पिता। किसके बेटा? महाराणा प्रताप के पिता, अमर सिंह के पिता। ये याद रखना है ना। तो बेटा याद रखना इस चीज को कि क्या भेंट किया था? एक हाथी भेंट किया था। सबसे पहले मालदेव ने बेटा अपने जीवन में, अपने शासन काल में जिस व्यक्ति को पराजित किया वो कौन था? वो सिंगल बीरा था बेटा, भाद्राजुन का। भाद्राजुन का कौन था? सिंगल बीरा था। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। मालदेव ने सर्वप्रथम, किसने बेटा? मालदेव ने सर्वप्रथम। देखो बेटा
मालदेव ने सर्वप्रथम भद्राजुण के सिंगल बीरा, दूसरा गल लिख देता हूं बेटा, सिंगल बीरा को क्या किया बेटा, सिंगल बीरा को पराजित किया, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन आ जाए भाद्राजुण क्या है, ये भाद्राजुण क्या है और इसका नाम भाद्राजुण क्यों रखा गया बेटा? भाद्राजुण नहीं है, सुभद्रा है, सुभद्रा वो कौन है बेटा? अर्जुन। सुभद्रा और कौन है बेटा? अर्जुन। इसी कारण बेटा इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? भाद्राजुण। अरे सुभद्रा कौन थी? भगवान कृष्ण की बहन थी। बलराम जी की क्या थी बेटा? बहन थी। अर्जुन की क्या थी बेटा? पत्नी थी। किसकी बेटा? अर्जुन की पत्नी थी। सारा खेल देखो बेटा, किसकी बहन थी? कृष्ण की बहन थी बेटा। किसकी बहन थी? बलराम की बहन थी। पत्नी किसकी थी? अरे अर्जुन की क्या थी बेटा? ये पत्नी थी। आपको पता होता बेटा इसी स्थान पर ये अर्जुन किसके कहने पर? अरे कृष्ण भगवान के कहने पर कृष्ण भगवान की बहन को लेकर कहाँ गया था? कृष्ण भगवान की बहन को लेकर कहाँ रहा था बेटा? इस क्षेत्र में रहा था। इसी कारण बेटा इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? भाद्राजुण पड़ गया। क्या पड़ गया बेटा? भाद्राजुण पड़ गया। याद रह जाएगी बात, है ना? क्योंकि देखो बेटा याद रखना, हिंदी की देवनागरी लिपि के अनुसार बेटा ये सु तो हट गया, क्या रह गया? भाद्रा अर्जुन रह गया। ये बात याद रखनी है, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बेटा। देखिए इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा मालदेव ने सर्वप्रथम कौन सा क्षेत्र जीता? तो भाद्राजुड़ जीता। दूसरी बात किसको हरा कर जीता? तो सिंगल बीरा को हरा कर जीता। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। क्या कहते हैं देखो दोस्तों, कुछ इतिहासकार बेटा इनको क्या देते हैं? अलग अलग उपाधियां। क्या देते हैं बेटा? उपाधियां बहुत सारी मिलती हैं इसको। उपाधियां कौन कौन सी उपाधि दी गई? देखो दोस्तों नंबर 1 पे बात करता हूं। देखो बेटा नंबर 1 पे बात कर लेता हूं। चारण कवियों ने हिंदू बादशाह कहा। किसने कहा बेटा? चारण कवियों ने इसको क्या कहा? चारण कवियों ने मालदेव को क्या कहा बेटा? हिंदू बादशाह। याद रखना बेटा, किसने? चारण कवियों ने इसको हिंदू बादशाह कहा। अरे हिंदू इतिहासकारों ने हसमत वाला बादशाह कहा। अरे नंबर 2 पे याद रखना दोस्तों, किसने? हिंदू इतिहासकारों ने हसमत वाला बादशाह कहा। किसने बेटा? हिंदू इतिहासकारों के अनुसार अरे कौन है? हसमत वाला बादशाह है। कौन है बेटा? हसमत वाला बादशाह है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। नंबर 3 पे इसको कौन सी उपाधि दी गई? तो ध्यान देना दोस्तों, बदायूनी। कौन है बेटा? बदायूनी ने अरे उत्तर भारत का क्या बोला? उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी बोल डाला। क्या बोल दिया बेटा? पुरुषार्थी राजकुमार था बेटा, राजकुमार। किसका बेटा? पूरे उत्तर भारत का पुरुषार्थी राजकुमार करने वाला कौन है? अरे बदायूनी है। क्वेश्चन आ जाए कि किसको उत्तरी भारत का महान पुरुषार्थी कहा था? अरे मालदेव को। अरे किसने कहा? तो याद रखना बेटा, किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। ऐसे ही बेटा जम के पढ़ना है, जम के लड़ना है ना? डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे क्या है? रासर है। कोई जीत नहीं, रासर है बेटा, अपन को जीतना है, ठीक है? देखो बात करता हूं मैं किसके अनुसार? फिर फरिश्ता के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? फरिश्ता ने, ऐसा सीधा लिखता हूं। फरिश्ता ने बेटा इसको क्या बोला? हिंदुस्तान का। ओरे वाह, क्या बोला बेटा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कहें, सबसे शक्तिशाली। वाह गजब की बात है। सबसे शक्तिशाली क्या बताया बेटा? शक्तिशाली राजा कहा। हिंदुस्तान का क्या है बेटा? ये सबसे शक्तिशाली राजा हैं। अरे कौन? मालदेव। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली क्या बताया बेटा? राजा बताया। किसको बताया? अरे मालदेव को बताया। क्यों बताया? सबकी बातें करेंगे। नंबर 5 उपाधि क्या है बेटा? बिल्कुल
किस किसके बारे में बेटा? चाणक्य ने भी कहा, हिंदू महाइतिहासकारों ने भी हसमत वाला बादशाह कहा, बदायूं ने उत्तर भारत का महान पुरुषार्थ कहा, फिरिस्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली क्या बताया? राजा बताया। इसके बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये तो इनकी उपाधियां हो गई। फिर बात करता हूँ बेटा एक हाथी और है, दरियाओ जोशी। कौन सा जोशी? दरियाओ जोशी। हाथी के कारण। और बेटा इनको हाथियों का बहुत शौक था, हाथी को खूब लड़ाई करवाते थे अपने इतिहास में, है ना। हाथी पालने का, रखने का बहुत शौक था, है ना। तो एक हाथी तो कौन था बेटा इनका? आपको पता हो तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। कौन सा हाथी था बेटा? बसंत राय। पढ़ा था ना। बसंत राय हाथी किसने दिया था? उदय सिंह ने। किसने बेटा? उदय सिंह ने दिया था, है ना। तो दूसरा हाथी कौन सा आ गया? दरिया जोशी। क्योंकि किसने से आते हैं? बसंत राय हाथी या दरिया जोशी हाथी का संबंध किस शासनकाल से है या किस राजा से है? तो बेटा आजकल बहुत अपडेट हो चुकी है दुनिया, ना, तो थोड़ा सा जम के याद रखना है ना। तो दरिया जोशी हाथी के कारण मेड़ता। कौन बेटा? मेड़ता खाता हाथी। मेड़ता की कौन थे बेटा? विरमदेव राठौड़। मेड़ता की कौन थे बेटा? विरमदेव राठौड़ से क्या हो गया? से मतभेद हो गया। क्योंकि बेटा याद रखना, आपके मालदेव को कौन सा हाथी पसंद आ गया? दरियाओ जी, या मैं कहूँ बेटा कौन सा हाथी पसंद आ गया? दरिया जोशी हाथी पसंद आ गया। और इन्होंने किससे मांग लिया? दरिया जोशी हाथी। अरे विरमदेव से मांग लिया, लेकिन विरमदेव ने देने से मना कर दिया। इसी कारण बेटा दोनों के बीच में क्या हो गया? थोड़ा सा विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा थोड़ी सी, क्या बात कर लेता हूँ? देखो दोस्तों, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं देवी। किसके बारे में बेटा? मुंशी देवी प्रसाद की बात कर लेता हूं। किसके बेटा? मुंशी देवी प्रसाद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बेटा मालदेव चरित्र नामक क्या लिख डाला बेटा? नामक ग्रंथ लिख डाला। क्वेश्चन आ जाए कि मालदेव चरित्र नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अरे मुंशी देवी प्रसाद की। किसकी बेटा? मुंशी देवी प्रसाद की क्या है बेटा? ये रचना है। देखो दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूं किसकी? मालदेव को किसका बेटा? 52 युद्धों का क्या माना जाता है? युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसका बेटा? 52 युद्धों का क्या माना जाता है? 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मालदेव ने 58 परगने क्या किया बेटा? परगने जीते थे। 58 परगने जीते थे अपने क्षेत्र में, अपने शासनकाल में। कितने परगने जीते बेटा? 58 परगने जीते थे। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों 58 परगनों के अलावा मैं बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, इन्होंने क्या कहा? क्या मैं लिख देता हूं इसका सेनापति कौन था बेटा? इनके दो, एक का नाम था जेता, वो कौन थे बेटा? कूपा। इन्हें क्या माना जाता है बेटा? 99 युद्धों का विजेता। 99 युद्धों का क्या बोलते हैं बेटा? विजेता बोलते हैं। ये हैं दोस्तों, इनकी वजह से मालदेव इतना खतरनाक व्यक्ति था बेटा, हिंदू पुरुषार्थी, है ना, सबसे इतना बड़ा राजा इनकी वजह से था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया? तो दोस्तों जोधपुर दुर्ग के चारों ओर, क्या बनाया? परकोटा बनाया। क्या बनाया बेटा? परकोटा बनाया। कौन से दुर्ग के चारों? जोधपुर दुर्ग के चारों परकोटा का निर्माण करवाया। याद रखना। इसके अलावा याद करो बेटा, सातल मेरे दुर्ग को तोड़वा कर पोखरण दुर्ग का क्या करवाया बेटा? पोखरण दुर्ग का क्या करवाया? दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका बेटा? सातल मेरे दुर्ग को तोड़वा कर। क्योंकि बेटा आपको बता दूं मैं, जो पोखरण है वर्तमान में, इसका प्राचीन नाम क्या था बेटा? सातल मेरे ही था। इसे सातल मेरे में बेटा एक भेरू राक्षस रहा करता था, जिसका जो वध किया था वो रामदेव जी ने किया था। अब बेटा याद रखना, आपको पता हो तो रामदेव जी ने ये अपना पोखरण जो वर्तमान में है, ये अपनी बन सुगना को भेंट कर दिया था, दे दिया था। यही बेटा वो है सातल मेरे। तो यहाँ पर एक राक्षस था, भेरू राक्षस। रामदेव जी ने दोस्तों इसका शीश काटा था और लोगों की सहायता की थी, है ना। उसके बाद अपनी बहन को इसका नाम चेंज कर दिया था, सातल मेर कर दिया था बेटा रामदेव जी के द्वारा। इसे सातल मेर का नाम चेंज किया गया था पोखरण।
उस समय एक दुर्ग हुआ करता था यहाँ पर सातलमेर, उसको तोड़वा दिया और तोड़वाने के बाद बेटा इसका नाम क्या कर दिया, पोखरण दुर्ग कर दिया था। तो ये करने वाला कौन है, मालदेव है। कुछ ऐसे ही आते हैं। कृष्णाध्याय पोखरण का प्राचीन नाम क्या है, सातलमेर है। ऐसे सातलमेर दुर्ग को तोड़वा किसने पोखरण दुर्ग रखा, अरे मालदेव ने। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बेटा और इनके दरबारी विद्वान थे बेटा, दरबारी क्या थे बेटा, दरबारी कवि थे इनके। एक तो थे आसाजी बारठ, आसाजी बारठ, आसाजी बारठ व एक है बेटा ईश्वरी दास, ईश्वर दास। आसाजी बारठ वही है जो उनकी पत्नी है बेटा रूठी रानी। और रूठ कर जब अजमेर के दुर्ग में चली जाती हैं तो आसाजी बारठ वापस भी आ जाती है बेटा, लेकिन आसाजी बारठ एक दुआ सुना देते हैं कि मन रखे तो तीज रखे तो मन, दो गाय एक खूटे के ना बंधे। इस प्रकार से दोस्तों क्या करता है, एक दुआ सुनाता है, बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों दुआ सुनाता है कि मान रखे तो तीज तजे तो मान, एक खूटे बिने ना बंधे दो बछड़े और ठाण। यानी एक ठाण पर एक ही खूटा रहता है, तो एक ठाण पर आप कभी दो जानवरों को नहीं बांध सकते। इस प्रकार की बेटा इनकी बातें हैं, उनके बारे में दोस्तों अभी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि राव गंगा का पुत्र था कौन, राव मालदेव। मालदेव को प्रथम पितृहत्ता कहा जाता है। राज्याभिषेक सोजतपाली में हुआ था। राणा उदय सिंह ने मालदेव को क्या कर, मालदेव को बसंत राय नामक हाथी क्या किया था बेटा, भेंट किया था। मालदेव ने सर्वप्रथम भद्रा जुड़ के सिंगल बीरा को क्या किया, पराजित किया। उपाध्याय क्या है, अरे चारण कवियों ने, किसने बेटा, चारण कवियों ने मालदेव को हिंदू बादशाह कहा। हिंदू इतिहासकारों ने बेटा, किसने, हिंदू इतिहासकारों ने, थोड़ा सा हिंदू इतिहासकारों ने हस्तिमत वाला बादशाह कहा। अरे बताया इन्होंने उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी बताया, अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। देखो बेटा दरिया जोशी हत्या के कारण मेड़ता के विरमदेव राठौड़ और उनके बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। मुंशी देवी प्रसाद ने मालदेव चरित्र नामक क्या लिखा बेटा, ग्रंथ लिखा। इसके अलावा देखो बेटा मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, मालदेव ने कितने परगने जीते, 58 परगने जीते। इनके सेनापति थे जेता और कुपा, जिनको क्या कहा जाता है, 99 युद्धों का विजेता कहा जाता है। जोधपुर दुर्ग के चारों ओर क्या बनाया, परकोटा बनाया। सातलमेर दुर्ग का नाम बदलकर उसको तोड़वा कर क्या रखा, पोखरण दुर्ग रखा। दरबारी कवि कौन थे, आसाजी बारठ और ईश्वर दास जी। दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से नहीं लड़े, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखिए दोस्तों ध्यान देना। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा इनकी पत्रिका के बारे में बात कर लेते हैं। उमादे भटियानी। देखो दोस्तों इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था, पत्नी का नाम था बेटा उमादे भटियानी। क्या थे बेटा, उमादे थी। भटियानी भी लिख देता हूं, इसी कारण बेटा ये क्या कहलाए, रूठी रानी। बेटा जो उमादे भटियानी थी ये किसकी पुत्री थी, याद करना दोस्तों। उमादे भटियानी के जो पिता है बेटा, पिता कहाँ के थे बेटा, जैसलमेर शासक, जैसलमेर शासक भाटी राजा, सॉरी बेटा भाटी राजा लूणकरण की क्या थी बेटा, राजा लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री थी। मालदेव की क्या थी बेटा, पत्नी थी। लेकिन दोस्तों कुछ कारण है, कुछ इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। ये उमादे भटियानी रूट कर तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। कहाँ चली गई थी बेटा, तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी। उसके बाद ये वापस नहीं आई, क्योंकि मालदेव जब शादी करके ही लाए थे बेटा, इनको फर्स्ट दिन ही था। तो बेटा ये एक दासी थी जो मालदेव के साथ आती है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं डायजवाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायजवाड़ बोलते हैं। वो आई थी, तो जिस रात कुछ विवाद हो गया और विवाद के कारण बेटा ये रूट कर चली गई। क्योंकि आपको पता हो तो बेटा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि
जिस समय अपनी पत्नी के पास रहना चाहिए तो उमादे के पास, उस समय ये किसके पास थे? दासी के पास थे। ये नज़ारा देखकर दोस्तों इनकी पत्नी रूठकर कहाँ चली जाती हैं? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती हैं। और खूब मनाया जाता है, खूब मनाने के लिए लुभाया जाता है, बहुत से व्यक्तियों को समझाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन रूठी रानी नहीं आती। फिर आशाजी बारट को भेजा जाता है और आशाजी बारट के कहने पर भी नहीं आती हैं, तो आशाजी बारट को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर उसके बाद बेटा ईश्वरदास जी को भेजा जाता है। ईश्वरदास जी को जब भेजा जाता है तो बेटा ईश्वरदास जी जब इसको समझाते हैं तो ईश्वरदास जी के कहने पर दोस्तों याद रखना ये वापस आ जाती हैं आपके जोधपुर दुर्ग में। और आने के बाद बेटा कंडीशन ये होती है कि जैसे ये आती है तो आशाजी बारट को अच्छा नहीं लगता, और आशाजी बारट को अच्छा नहीं लगता तो पीछे से दोस्तों आशाजी बारट जो है वो एक दुआ कर देते हैं कि मान रखे तो तीज तजे तो मान, एक खूटे बिच ना बंधे दो गए एक ठाण, दो गए एक ठाण। यानी बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर तुझे तेरा मान प्यारा है, क्या है दोस्तों, अगर तुझे तेरा मान प्यारा है तो अपने पीयू को क्या कर दे? पीयू का मतलब होता है दोस्तों अपने पति को क्या कर दे? त्याग दे। या फिर तुझे अपना मान प्यारा नहीं है तो पति को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। क्योंकि इन दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अपना मान प्यारा है तो पीयू को त्याग दे, अब पीयू प्यारा है तो अपने मान को त्याग दे, लेकिन दोनों में से एक ही काम हो सकता है, एक काम नहीं हो सकता। क्योंकि एक ठाण और एक खूटे के बीच में एक जानवर कभी नहीं बंध सकता। अगर बंधेंगे तो बेटा क्या होंगे? सिंग भिड़ेंगे। क्या भिड़ेंगे? सिंग भिड़ेंगे। यानी एक घर में दो पत्नियां एक राजा की पॉसिबल नहीं है, तो बेटा कंडीशन क्या है? पॉसिबल तो है, एक राजा की जाने कितनी पत्नियां होती हैं, लेकिन एक दासी को उन्होंने पत्नी बना लिया। किसने? मालदेव ने। एक शराब के नशे में जो रात किसके साथ बितानी चाहिए थी उमादे के साथ, वही रात किसके साथ बिता बैठता है? इनकी एक दासी के साथ, उमादे समझकर। तो ऐसी कंडीशन में बेटा रूठ कर चली जाती हैं। तो दोस्तों ये ऐसी आशाजी बारट इस प्रकार का एक दुआ करता है। तो दोस्तों उमादे भटियानी जब वापस रूठ कर जाती हैं तो याद रखना दोस्तों जीवन भर वापस नहीं आती। कैसे नहीं आती बेटा? जीवन भर वापस नहीं आती है। इसी कारण दोस्तों इसको राजस्थान की रूठी रानी कहा जाता है। और आपको बताओ तो बेटा रूठी रानी नहीं, राजस्थान के महासती भी उमादे को कहा जाता है। महासती कैसे? कि जीवन भर बेटा रूठ कर रही। कैसे? जीवन भर बेटा रूठ कर रही। अरे कौन? उमादे भटियानी। लेकिन याद रखना दोस्तों मालदेव की मृत्यु होने के बाद दोस्तों मालदेव की पगड़ी के साथ किसके साथ बेटा? अरे मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई थी? अरे सती हुई थी। ऐसी रानी को दोस्तों मेरा दिल से क्या है? नमन है। जो इतने दिनों तक शादी के दिन से लेकर इतने दिनों तक बेटा अजमेर दुर्ग में रुट कर बैठी रही। अरे जिसने कभी दूसरी शादी नहीं की। दूसरी बात क्या अपने पति को ही सब कुछ मान के बैठी रही। सीधी सी बातें, मरने के बाद भी बेटा मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो गई? एक निशानी के साथ क्या हो गई बेटा? सत्य हो गई। और जो कोई भी नारी अपनी पति की निशानी के साथ सत्य होती है रे बेटा उसको तो महासती कहा जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि उमादेव भटियानी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की महासती कहा जाता है। इस प्रकार की बातें थी बेटा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ बेटा? कि रूट कर कहाँ चली गई थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई थी, है ना? कहाँ चली गई थी बेटा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई थी, है ना? देखो बेटा रूट कर उमादेव रूट कर तारागढ़ अजमेर चली गई। अजमेर चली गई, कभी वापस नहीं आई, कभी वापस नहीं आई। राजस्थान की क्या है बेटा? राजस्थान की रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की रूठी रानी के नाम से क्या है बेटा? नाम से जानी जाती है। अगली बात बेटा, अपने पति के पगड़ी के साथ, अपने पति की पगड़ी के साथ क्या हुई बेटा? सत्य हुई। इसी कारण बेटा याद रखना राजस्थान की महासती, राजस्थान की बेटा महासती कहलाती है। कौन कहलाती है बेटा? आपकी उमादेव भटियानी, जिसका नाम है रूठी रानी। अब देखो बेटा मालदेव ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से जीते?
थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखता हूँ मैं छोटी छोटी बातें, कहानी सुनाऊंगा फिर आपको बेटा। इसके बाद एक युद्ध होता है बेटा जिसका नाम है पहोबा का युद्ध। पाहोबा का युद्ध होता है, जो होता है बेटा 1541 या 1542 में। ये कहाँ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बेटा नागौर में। कहाँ लड़ा गया था बेटा? नागौर में एक पाहोबा का युद्ध होता है ना। अब क्वेश्चन आ जाए कि पाहोबा का युद्ध नागौर में तो हुआ और किस किस के मध्य हुआ, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा किस किस के मध्य लड़ा गया। तो एक तो था बेटा राव मालदेव, मारवाड़ जोधपुर का राव मालदेव, और कौन था बेटा? राव जेत सिंह। कौन था बेटा? राव जेत सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया था, ये याद रखना है। तो बेटा इसमें जो विजय होती है बेटा, विजय किसकी होती है? ये यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, विजय इसकी हो जाती है आपके मालदेव की, और राव जेत सिंह बेटा इसमें क्या होती है? आपके हार होती है। छोटी छोटी बातें हैं। क्यों लड़ा गया था, क्या कारण था, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे बेटा विस्तार से कि क्यों लड़ा गया था और क्या कारण था। ठीक है। इसके बाद एक युद्ध होता है बेटा जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। किसका बेटा? गिरी सुमेल या जेतारन का युद्ध। जेतारन का क्या है बेटा? युद्ध है। तो गिरी सुमेल या जेतन का जो युद्ध है बेटा, ये हुआ था बेटा जेतारण में। जेतारण वर्तमान में पाली में नहीं आता बेटा। जेतारण जो उपखंड या तहसील है ये वर्तमान में ब्यावर में चला गया है। कहाँ चला गया? ब्यावर में। जबकि बेटा गिरी सुमेल या जेतारण का जो युद्ध पहले पढ़ा करते थे, पेपर में पूछा भी जा चुका है एक दो बार। तो इसमें जो जिला आता था बेटा वो पाली आता था। क्या आता था? पाली। लेकिन अब जो जेतारण नामक जो क्षेत्र है बेटा ये किसमें चला गया? ब्यावर में चला गया, राजस्थान के नए जिले के साथ अपडेट के साथ बेटा। तो ये याद रखना है। ये युद्ध हुआ था, सबसे पहले तो मैं तारीख लिख देता हूँ बेटा। ये युद्ध कहाँ हुआ था? सॉरी ऐसा करता हूँ मैं, पहले यहाँ लिख देता हूँ जेतारण पाली में हुआ था। जेतारण पाली नहीं, सॉरी बेटा बार बार वही नाम आता है, ब्यावर में हुआ था, है ना। ब्यावर, इसका नाम बीवेर से पड़ा था, सावधान रहिए, इसका नाम बीवेर से पड़ा था। कब हुआ था युद्ध? तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1544 को युद्ध लड़ा गया। फिर बात आती है बेटा किस किस के बीच में लड़ा गया? गिरी सुमेल और पाली का युद्ध। तो याद रखना दोस्तों, एक तरफ तो थे बेटा मालदेव के सेनापति। कौन थे बेटा? मालदेव। मालदेव के सेनापति कौन कौन थे बेटा? जेता व कोपा। और एक तरफ था बेटा दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के मध्य बेटा ये युद्ध हुआ था बेटा। इसमें जेता कोपा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अरे हार ही नहीं बेटा, क्या हो जाती है? दोनों की मृत्यु हो जाती है। अरे जिनको 99 युद्धों का विजेता माना जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है, और शेर शाह सूरी की बेटा इसमें क्या होती है? विजय हो जाती है। पूरी कहानी बताऊंगा बेटा अभी गिरी सुमेल की। अंतिम बात लिख लेते हैं। एक युद्ध हुआ था, फिर हुआ था बेटा वो हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का। क्या हुआ बेटा? हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। और हरमाड़ा का युद्ध भी बेटा नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। कब हुआ था बेटा? नागौर में। ये हरमाड़ा कहाँ पड़ता है? नागौर में। और कब हुआ था? 1557 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था बेटा ये युद्ध? एक तो था आपके अजमेर का हाजी खां। कौन था बेटा? हाजी खां पठान। हाजी खां पठान। और एक तरफ था मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के बीच ये बेटा युद्ध हुआ था। ये थे मेवाड़ के। लेकिन याद रखना इस समय बेटा जो साथ दिया किसने? आपके मालदेव ने जो साथ दिया था, वो मालदेव ने साथ दिया था बेटा किसका? हाजी खां पठान का। जो युद्ध हुआ था ये रंग राय नामक वेश्या के लिए बेटा, वेश्या के लिए युद्ध हुआ।
रंग राय नामक वेश्या के लिए बेटा इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें साथ किसने, मालदेव ने साथ किसका दिया, हाजी खां पठान का दिया, हरमाड़ा का युद्ध जिसको कहा जाता है, जो कब हुआ था बेटा 1557 में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूँ बेटा किसके, इस गिरी सुमेल के युद्ध की, जेतारण का युद्ध है जो जेतारण ब्यावर में हुआ था। कहाँ का युद्ध बेटा, जेतारण का युद्ध है जो जेतारण ब्यावर में हुआ था। थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा, पानी पी के फिर चलता हूँ थोड़ा सा आगे, कहानी सुनो बेटा। क्या कहानी है गिरी सुमेल की, देखो बेटा ध्यान देना, क्या कहानी है गिरी सुमेल की, देखो देखना अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहले तो ऐसा कीजिए बेटा, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा पूरी कहानी आपको, क्या कहानी है इसकी। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। देखिए बेटा ध्यान देना आप अच्छे से, है ना। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि गिरी सुमेल युद्ध, जेतारण का युद्ध जिसको कहा जाता है, वो कहाँ हुआ था, जेतारण ब्यावर में हुआ था। पहले पाली आता था दोस्तों, जेतारण तहसील कहाँ थी, पाली में थी। कब हुआ था, 5 फरवरी 1544 को हुआ था। मालदेव के कहते बेटा दोनों सेनापति थे, अरे सेनापति ही नहीं थी, आंखें के तारे थे, दाएं बाएं भुजा थी किसकी, मालदेव की। जेता हुआ कुपा, दोनों इस युद्ध में क्या हो गए, मृत्यु को यानी मैं कह सकता हूँ बेटा काम आ गए। लड़ते हुए मालदेव के क्या गए बेटा, काम आ गए। शेरशाह सूरी क्या हो गया बेटा, विजय हो गया। अब देखो लफड़ा क्या था, सारा मामला क्या था कि जेतारण की धरती पर दोनों तरफ क्या थी बेटा, आमने सामने सेना थी। शेरशाह सूरी का सेनापति कहता है कि महाराज वापस सेना को ले चलिए, आप कभी भी इस युद्ध को नहीं जीत सकते। जहां तक मालदेव के पास 2 सूरवीर सेनापति हैं, इनका नाम है जेता और कुपा, जहां तक वो इस धरती पर हैं, याद रखना आप कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं जीत सकते। भाई ऐसा क्या है जेता और कुपा में, कि जेता कुपा में क्या नहीं है, याद रखना। इसके सेनापति ने कहा कि ये 99 युद्धों के विजेता माने जाते हैं, इनके मुकाबले कोई लड़ने वाला या संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, इनको तोड़ने के लिए, मालदेव और जेता कुपा के बीच में फूट डालने के लिए कंडीशन क्या होती है कि शेरशाह सूरी आदेश देता है कि इनके कबीले, जो काबिले होते हैं बेटा, जो कबीले होते हैं युद्ध से पहले बनाए जाते हैं, उन्हें कबीलों में क्या कर दिया जाए कि कुछ 20-20 हज़ार रुपये रख दिए जाए और कुछ पत्र रख दिए गए हैं। इसमें बेटा इस प्रकार के कबीले थे बेटा, वहाँ पर इस प्रकार के कबीलों के अंदर क्या रख दिया गया बेटा, 20-20 हज़ार रुपये दोनों के कबीले में रख दिया गया। अरे ये कौन है बेटा, ये मालदेव, सॉरी यहाँ पर जेता है, और यहाँ पर कौन है बेटा, कुपा है, सो रहे हैं। इनके कक्ष में क्या डाल दिए गए बेटा, पैसे, और क्या डाल दिए गए बेटा, कुछ स्वर्ण मुद्रा, कुछ पत्र डाल दिए गए। और उस समय बेटा इस युद्ध भूमि में कौन आ जाता है, मालदेव आ जाता है। और मालदेव जब इन दोनों के कक्ष में जाता है तो दोनों के कक्ष में क्या मिलता है बेटा, पत्र मिलता है और पैसे मिलते हैं। इसमें लिखा हुआ था कि हम बिक चुके हैं, अब हम शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ेंगे साहब। इतना बड़ा कलंक था इनके बीच में। कहने का मतलब ये है कि आप टेंशन मत लीजिए शेरशाह सूरी, अब आपने हमें मोल दे ही दिया है, इतना स्वर्ण मुद्रा दे ही दी है, तो हम मालदेव की तरफ से बिल्कुल ही नहीं लड़ेंगे, हम तो किसकी तरफ से लड़ेंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इनके बीच में क्या डाल दी, फूट डाल दी। और फूट डालने के बाद बेटा कोई मालदेव अपने सैनिकों को लेकर कहाँ चला जाता है, वापस जोधपुर चला जाता है। पीछे से दोनों कौन, जेता और कुपा भी से युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाने पर बेटा कहा जाता है कि जब जेता और कुपा युद्ध भूमि को छोड़कर जा रहे थे और एक गांव से गुजर रहे थे, तब वहां पर कुछ कन्याएं, एक रात के समय था बेटा, रात के समय पर कुछ कन्याएं क्या कर रही थी, एक मैदान में खेल रही थी। तो जेता कुपा ने कहा कि बेटा पास में ही युद्ध छिड़ रहा है, आपको कोई उठाकर ले जाएगा तो आप ऐसा कीजिए, अपने घरों में चले जाइए। तो दोस्तों कन्याओं ने कहा कि इस क्षेत्र में, इस मारवाड़ की भूमि पर कोई आ ही नहीं सकता और हमें उठा ही नहीं सकता। जेता कुपा ने कहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं था बेटा ये खुद ही जेता कुपा है। उन अनजाने लड़कियों ने कहा कि जहां तक इस मारवाड़ की भूमि पर जेता कुपा जैसे विश्वास पात्र सेनापति हैं, अरे कोई दुनिया का मायका लाल हमें यहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकता। फिर बेटा दोनों के यहाँ से क्या बदल जाते हैं, यहाँ से मूड बदल जाता है। अरे बेटा ये युद्ध भूमि को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति वापस युद्ध भूमि में आ जाते हैं और अपने कुछ सैनिकों के साथ बेटा शेरशाह सूरी से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और इतना खतरनाक युद्ध करते हैं बेटा जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी इन दोनों के युद्ध कौशल को देखकर शेरशाह सूरी वास्तव में कहता है कि गजब ही बात है, ऐसा युद्ध मैंने आज दिन तक मेरी आंखों से नहीं देखा। जब दोस्तों शेरशाह सूरी के गले के पास से क्या निकलती है बेटा, जेता कुपा की तलवार निकलती है, तब पता लगता है शेरशाह सूरी को, क्या पता लगता है कि आज तो प्राण वास्तव में छूटने ही वाले थे। लेकिन बेटा कुछ समय बाद दोनों व्यक्ति, दोनों सूरमा लड़ते हुए मारे जाते हैं, लड़ते हुए मालदेव के काम आ जाते हैं। ये कहानी किसकी बेटा, आपके गिरी सुमेलिया जेतारण के युद्ध की कहानी थी।
तो दोस्तों इसके बाद में जो मारवाड़ का इतिहास है, आपके जोधपुर जिले का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।